thermodynamics. Thermodynamics, as the name indicates, it is made of two words, therm and dynamics. Therm means heat and dynamics means motion. So in thermodynamics, we study about heat in motion. So we can define thermodynamics as that branch of physics which deals with conversion of heat energy into other forms of energies and describes these conversions quantitatively. And these other forms of energies can be mechanical energy, electrical energy, magnetic energy, or chemical energies, etc. And thermodynamics deals with many phenomena covering the different branches of physics, chemistry, and engineering. Thermodynamics deals with macroscopic properties like pressure, volume, temperature, internal energy, etc. But it doesn't deal with internal structure and nature of motion of particles like atoms, molecules. ये इंटरनल स्ट्रक्चर के साथ डील नहीं करता है कि कौन सा पार्टिकल कहाँ पर है, किस तरीके से मूव कर रहा है. सिर्फ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज जिनको हम मैक्रोस्कोपिक लेवल पे मेजर कर सकते हैं, जैसे कि प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है या इंटरनल एनर्जी है, जिनको आप मेजर कर सकते हैं, तो इनके बारे में हम स्टडी करते हैं, इनको मेजर करते हैं और इनकी हेल्प से जो सिस्टम है उसके बारे में स्टडी करते हैं. And the study of thermodynamics is based upon experimentally derived laws called laws of thermodynamics. Laws of thermodynamics के बारे में आप पढ़ चुके हो पहले भी. जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. फिर से हम इनको एक बारी रिवाइज करेंगे. सबसे पहले तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या है. थर्मोडायनेमिक सिस्टम थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या है. जिस सिस्टम को हम स्टडी कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिकल सिस्टम. अ थर्मोडायनेमिकल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स like molecules or atoms which can be completely described in terms of thermodynamical coordinates like pressure, volume, temperature, etc. thermodynamical system में बहुत सारे particles होंगे और उस सिस्टम को हम completely describe कर सकते हैं thermodynamical coordinates की हेल्प से. जो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है जिनकी हेल्प से हम थर्मोडायनेमिकल सिस्टम को डिस्क्राइब करते हैं, इनको बोलते हैं थर्मोडायनेमिकल कोऑर्डिनेट्स. दीज आर थर्मोडायनेमिकल कोऑर्डिनेट्स. थर्मोडायनेमिकल सिस्टम सॉलिड हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस फॉर्म में भी हो सकता है. मीन्स जिस सिस्टम को हम स्टडी कर रहे हैं वो इनमें से किसी भी फॉर्म में हो सकता है. जब सिस्टम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है तो ये कोऑर्डिनेट्स, थर्मोडायनेमिकल कोऑर्डिनेट्स चेंज हो सकते हैं. प्रेशर में चेंज आ सकता है, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, इनमें से कोई ना कोई पैरामीटर ज़रूर चेंज होता है. Any change which takes place in the state of thermodynamical system is called thermodynamical process. और जो भी चेंज इन पैरामीटर्स में होता है, इस सिस्टम के अंदर होता है, थर्मोडायनेमिकल सिस्टम के अंदर, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं. थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस. थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस कब होगा. जब इनमें से कोई भी कोऑर्डिनेट चेंज होगा, P, V, T, U, etc. अगर सिस्टम में कोई थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस हो रहा है, उस टाइम पर अगर सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं. आइसोथर्मल प्रोसेस. अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है किसी थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस में तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं. आइसोथर्मल प्रोसेस. अगर किसी प्रोसेस में
प्रेशर कांस्टेंट रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो उसको क्या बोलते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस। तो जो पी वी टी यू ये जो पैरामीटर्स हैं जिनकी हेल्प से हम किसी भी थर्मोडायनेमिकल सिस्टम को स्टडी करते हैं, इन पैरामीटर्स को बोलते हैं थर्मोडायनेमिकल कोऑर्डिनेट्स। अगर सिस्टम में कोई भी प्रोसेस हो रहा है, थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस, तो उसमें ये पैरामीटर्स चेंज होंगे क्योंकि सिस्टम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहा है। अगर उस प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वो प्रोसेस आइसोथर्मल कहलाएगा, प्रेशर कांस्टेंट है तो आइसोबारिक प्रोसेस होगा, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो आइसोकोरिक प्रोसेस होगा। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है सिस्टम का तो हम उसको बोलेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस। और उस केस में अगर हमने सिस्टम में परफेक्ट गैस कंसीडर की है तो उस केस में जो पी वी इज़ इक्वल टू आर टी आइडियल गैस इक्वेशन होती है, पी वी इज़ इक्वल टू आर टी, आर गैस कांस्टेंट होता है तो ऑलरेडी ये कांस्टेंट है। अब हम अगर टेम्परेचर को भी कांस्टेंट ले लेंगे तो पी वी विल बी इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो किसी भी आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए पी वी जो है वो कांस्टेंट होगा। दिस विल बी कांस्टेंट फॉर एनी आइसोथर्मल प्रोसेस। अगर प्रोसेस आपका एडियाबैटिक है, एडियाबैटिक प्रोसेस कौन सा होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस में जो टोटल क्वांटिटी ऑफ हीट होगी किसी भी थर्मोडायनेमिकल सिस्टम में वो कांस्टेंट होगी। हीट ना तो सिस्टम में आ सकती और ना ही सिस्टम से बाहर जा सकती। हीट कैन नाइदर एंटर नोर लीव द सिस्टम। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में, एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या कांस्टेंट रहेगा, टोटल हीट। फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस टोटल हीट कंटेंट विल बी कांस्टेंट। हीट ना सिस्टम से, मान लो आपने एक किसी सिस्टम कंसीडर कर लिया थर्मोडायनेमिकल सिस्टम, इसमें मान लो गैस फिल की हुई है जिसको आप, इसमें कुछ ना कुछ प्रोसेस हो रहा है, आइसोथर्मल प्रोसेस या कोई भी प्रोसेस, थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस। तो अगर इसमें ना बाहर से हीट आ रही ना अंदर से बाहर हीट ट्रांसफ़र हो रही, तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस। तो इसमें जो रिलेशन आएगा पी वी रेज टू पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आएगा। जैसे आइसोथर्मल में पी वी कॉन्स्टेंट था, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए पी वी रेज टू पावर गामा कॉन्स्टेंट होगा। यहाँ पर गामा क्या है, गामा इज़ द रेशियो ऑफ टू स्पेसिफिक हीट्स एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, सी पी अपॉन सी वी। गामा विल बी इक्वल टू सी पी अपॉन सी वी। सी पी क्या है और सी वी क्या है, सी पी इज़ द स्पेसिफिक हीट ऑफ द सिस्टम एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। जब सिस्टम पे कॉन्स्टेंट प्रेशर है तो उसकी स्पेसिफिक हीट क्या है, स्पेसिफिक हीट होती क्या है, 1 ग्राम सब्सटेंस के टेम्परेचर को 1 डिग्री टेम्परेचर से इंक्रीज़ करने के लिए जो हीट उसको देनी पड़ेगी दैट इज़ नोन एज स्पेसिफिक हीट। अगर ये काम कांस्टेंट प्रेशर पर हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और अगर ये काम कांस्टेंट वॉल्यूम पर है तो उसको हम बोलेंगे सी, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। स्पेसिफिक हीट क्या है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री। तो अगर आपका जो प्रोसेस है थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस वो एडियाबैटिक प्रोसेस है तो उस केस में पी वी रेज टू पावर गामा क्या होगा, कांस्टेंट। यहाँ पर गामा क्या है,
gamma is equal to Cp upon Cv, where Cp is the specific heat of the system at constant pressure and Cv is the specific heat at constant volume. नेक्स्ट है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. जीरोथ लॉ क्या है? कोई भी सिस्टम, या हम इसको थर्मल इक्विलिब्रियम भी कह सकते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम एंड जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. कोई भी सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में कब होगा? मान लो ये कोई सिस्टम है, ये हमने एक सिस्टम ले लिया. इस सिस्टम में यहाँ पर जो टेम्परेचर है, यहाँ पर टेम्परेचर है, हर जगह जो टेम्परेचर है इस पूरे के पूरे सिस्टम का, वो अगर सेम है और ये टेम्परेचर जो इसकी आउटर सराउंडिंग है, इसके बाहर जो सराउंडिंग है उस टेम्परेचर के इक्वल है, तो ये सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में कहलाएगा. अ सिस्टम इज सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम इफ द टेम्परेचर ऑफ various parts of the system is same and temperature of the system and surrounding should also be same. When a system is in thermal equilibrium, no transfer of heat takes place from the system to the surrounding or from surrounding to the system. जब सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा तो सराउंडिंग का और सिस्टम का दोनों का टेम्परेचर सेम होगा और सिस्टम के भी डिफरेंट पार्ट्स का टेम्परेचर सेम होगा. हीट ट्रांसफ़र कब होती है? जब टेम्परेचर का डिफरेंस हो, लेकिन टेम्परेचर का कोई डिफरेंस ही नहीं है, ना सराउंडिंग के साथ है, ना सिस्टम में डिफरेंट पार्ट्स में आपस में टेम्परेचर का डिफरेंस है, तो हीट का ट्रांसफ़र होगा ही नहीं. तो पूरा का पूरा सिस्टम क्या होगा? थर्मल इक्विलिब्रियम में. मान लो हम 3 सिस्टम्स कंसीडर कर लें, A, B, C. Suppose this is system A, this is B and this is C. 3 सिस्टम हमने कंसीडर कर लिए थर्मोडायनेमिकल सिस्टम्स. मान लो A जो सिस्टम है इसका टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर T2 और इसका टेम्परेचर T3. अगर ये जो B सिस्टम है ये A के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है और ये सिस्टम C सिस्टम के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो A और C सिस्टम ये भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे. दिस लॉ इज़ नॉन एज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड सिस्टम A इज़ एट टेम्परेचर T1. हम कह रहे हैं कि जो B सिस्टम है ये A के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है. इसका मतलब B और A का टेम्परेचर सेम होगा. B का टेम्परेचर क्या है? T2. इट विल बी इक्वल टू T1. इसका और इसका टेम्परेचर सेम होगा क्योंकि दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं. ऐसे ही हम कह रहे हैं कि B जो सिस्टम है वो C के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो T2 विल बी इक्वल टू T3. तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो T1 है वो किसके इक्वल हो गया? ये भी T2 है, ये भी T2 है, तो T1 विल बी इक्वल टू T3. तो अगर एक सिस्टम 2 डिफरेंट सिस्टम्स के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो वो दोनों सिस्टम्स आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे. सो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट्स दैट इफ 2 systems are separately in thermal equilibrium with a third one, then they are in thermal equilibrium with each other also. So this is zeroth law of thermodynamics. Next is quasi-static process. Quasi-static process. क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस क्या है? उससे पहले हम देखते हैं कि अभी हमने देखा कि थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है. नेक्स्ट क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस करने से पहले हमें ये जानना होगा कि थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है. थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम का क्या मीनिंग था? जब सिस्टम और सराउंडिंग और सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स का भी टेम्परेचर सेम हो
और कोई भी हीट का ट्रांसफ़र ना हो तो उस सिस्टम को हम कह रहे थे कि वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है। थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम में जब सिस्टम होगा देन इट विल बी इन 3 टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, उसमें 3 टाइप्स के इक्विलिब्रियम्स होंगे। अगर वो तीनों के तीनों इक्विलिब्रियम में होगा तब हम सिस्टम को कह सकते हैं कि सिस्टम थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम में है। फर्स्ट है थर्मल इक्विलिब्रियम में, इसके बारे में अभी हम पढ़ ही चुके हैं कि कोई भी हीट का ट्रांसफ़र नहीं होगा। थर्मल इक्विलिब्रियम में कब होगा? जब डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिस्टम सेम टेम्परेचर पे हो एंड दैट टेम्परेचर विल बी इक्वल टू द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। सेकेंड वन इज मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या हो सकता है? अगर सिस्टम पर कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है तो सिस्टम क्या होगा? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। ये मैंने आपको एक वीडियो सेंड की थी, उसमें कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से भी दिखाया गया है, सीसॉ वाला एग्जांपल दिखाया गया है, तो आप उससे भी इसको समझ सकते हैं। जब बॉडी पर कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं होगा तो वो बॉडी या वो सिस्टम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में होगा। थर्ड वन इज़ केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम, अगर सिस्टम के अंदर कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही तो सिस्टम क्या होगा? केमिकल इक्विलिब्रियम। तो कोई भी सिस्टम थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम में कब होगा? if the system is in thermal equilibrium, in mechanical equilibrium as well as in chemical equilibrium. Now in a system in thermodynamical equilibrium there will be no motion of particles and no work is done. जब सिस्टम थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम में होगा तो सिस्टम में ना पार्टिकल्स मूव करेंगे और ना ही कुछ कोई वर्क होगा।